प्रिय छात्रों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है विद्युत धारा, उसमें आज की टॉपिक है अपवाह, वेग एवं गतिशीलता। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसमें यूज होने वाले कुछ अन्य टर्म्स का यूज करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं, जो चालक होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं कि जब बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ठीक क्रिस्टल में या धातु में उसी प्रकार गति करते हैं जैसे कि किसी बर्तन में भरी हुई गैस के अणु अनियमित गति करते हैं। अब जैसे बच्चों ये हो गया बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। तो अब मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। जैसे यहाँ पर पहुँचता है, इसको कोई भी परमाणु या कोई भी चीज़ मिल जाता है, उससे टकराता है और टकराने के बाद क्या करता है, अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेता है। अब यहाँ से यहाँ जब चलता है तो इसको कोई इसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, यहाँ टक्कर करता है, इसके बाद अपना इसकी दिशा बदल देता है। इसी प्रकार से यह गति करते हुए कहाँ पर पहुँचता है, बिंदु बी पर पहुँचता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी धातु में या किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। तो बच्चों जो ए से और यहाँ तक आता है, इसके बीच में जो इसके दो क्रमागत टक्करों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा जो दूरी चली जाती है उसे औसत माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, औसत माध्य मुक्त पथ, या इसको आप लिख सकते हैं माध्य मुक्त पथ। इसे बच्चों लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय किए गए औसत पथ की लंबाई को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब इसी में बच्चे आता है विश्रांति काल। विश्रांति काल, विश्रांति काल क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा औसत दूरी तय करने में लगे औसत समय को क्या कहेंगे, हम विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति
काल कहते। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसे बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? टॉ से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों हम आते हैं अपवाह वेग एवं विश्रांति काल में आते हैं। तो अब इसका हम अध्ययन करेंगे। अब यहां पर हमको मेन पढ़ना है अपवाह वेग। अपवाह वेग बच्चों होता क्या है कि हम जैसा कि जानते हैं कि किसी धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक गैस के अणुओं की तरह गति करते हैं और विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इसलिए उनका जो औसत वेग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। जैसे ही हम चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाते हैं जिससे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करता है और इस विद्युत बल के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक न्यूनतम या एक नियत वेग से गति प्रारंभ करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? अपवाह वेग कहा जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल कार्य करता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में न्यूनतम एक नियत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन करते हैं या अपवाह करते हैं। इस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। इसे बच्चों Vd से प्रदर्शित किया जाता है। इसे Vd से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम क्या करना है आपको? अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में क्या करना है? संबंध निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे माना चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र
ये कार्य करता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल बराबर, चूंकि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, उस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, इसलिए F बराबर कितना हो गया, E हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर बच्चों कितना होगा, m इंटू ए, जहां ए क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्मॉल ए त्वरण से गति करना प्रारंभ करता है, तो समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे, तब समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करोगे तो त्वरण ए बराबर कितना होगा, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपान कितना हो गया, ये बच्चों हो गया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण ए बराबर माइनस ई अपान एम। अगर इसका परिमाण माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। अब बच्चों अब आप निकालते हैं, मान लेते हैं कि माना स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग क्रमशः बच्चों कितना मान लेंगे, u1 मान लेंगे, u2 u3 डॉट डॉट कितना हो गया, u1, विश्रांति काल मान लेते हैं टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट डॉट कितना हो गया, टाउ n है। विद्युत क्षेत्र E के पश्चात औसत वेग बच्चों कितना मान लें, इसको औसत वेग को Vd से प्रदर्शित करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट कितना होगा v। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गति का प्रथम नियम v1 बराबर कितना लिख देंगे, u1 प्लस ए टाउ 1, ये गति का प्रथम नियम है। v2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, u2 प्लस ए टाउ 2, v3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, u3 प्लस ए टाउ 3। ऐसे बच्चों n तक जाएंगे, बटे कितना लिख देंगे, औसत निकालना है, तो इसलिए ये होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट u1 अपान n हो जाएगा, और प्लस बच्चों यहाँ ए उभयनिष्ठ होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n अपान कितना होगा n। अब ये बच्चों आप पहले आपको बता दिया कि आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें ऊर्जा के कारण अनियमित दिशा में गति करते हैं, इसलिए
उसमें वेग का औसत कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये औसत विश्रांति काल है, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर Vd बराबर आप रख सकते हो इसका मान 0 और इसका मान हो गया a इंटू टाउ। या आप लिख सकते हो अनुगमन वेग या अपवाह वेग Vd बराबर a इंटू टाउ। ये बच्चों समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब बच्चों समीकरण 3 से a का मान रख देंगे, किससे रख देंगे, समीकरण 3 से समीकरण 4 में त्वरण a का मान रखने पर। अब यहां पर आ गया समीकरण 4 में समीकरण 3 से त्वरण a का मान रखने पर। तो बच्चों ये Vd बराबर आपका a का मान कितना है, माइनस ई अपान m इंटू क्या हो गया, 2। तो ये बच्चों समीकरण नंबर 5 हो गया। समीकरण 5 किसको प्रदर्शित करता है, अपवाह, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग को प्रदर्शित करता है। यह समीकरण इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों अपवाह चाल निकालना होगा। अपवाह चाल Vd, इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण में क्या होता है बच्चों, केवल धनात्मक होता है, इसलिए माइनस हटा दोगे तो ये होगा ई अपान स्मॉल m इंटू क्या हो गया, टा। तो ये हो गया समीकरण 6 किसको प्रदर्शित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को प्रदर्शित कर रहा है। अब इस प्रकार से अगर इसको विद्युत क्षेत्र के रूप में लेना है तो इसको और लिख सकते हो, यदि चालक की लंबाई स्मॉल l तथा विभवांतर v है, तो आप बच्चों जानते हो E बराबर कितना होता है, v अपान l होता है। तो इस रूप में इसको लिख सकते हो, Vd बराबर कितना हो जाएगा, E v अपान ml इंटू कितना हो गया, 2। ये किसके किसके बीच संबंध हो गया, अपवाह वेग और विभवांतर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। तो ये समीकरण अपवाह वेग और उसके चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों दूसरी चीज आती है गतिशीलता। पहला हो गया अपवाह वेग, दूसरा हो गया गतिशीलता, जिसको अंग्रेजी में मोबिलिटी कहते हैं। अब बच्चों इस समीकरण को हम लेते हैं समीकरण नंबर 5 से। किससे, समीकरण 5 से Vd बराबर माइनस ई अपान m इंटू 2। अब बच्चों इसमें हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, ये भी फिक्स है। और अपवाह वेग, यदि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या होता है, वो भी फिक्स होगा। तो हम ये देखते हैं कि इसमें ये नियत है, क्या नियत है, E अपान m इंटू 2 क्या है, नियत है।
अतः इसमें हमने क्या देखा, VD समानुपाते क्या हो गया E, अर्थात किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग होता है वह विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो अब ये जो समानुपाती आप अगर हटा देते हैं तो अगर ये हम समानुपाती हटाते हैं तो VD बराबर म्यू ई आप लिख सकते हैं, जहां म्यू को समानुपाती नियतांक कहते हैं, जिसका मान धनात्मक होता है। तो बच्चों इस सूत्र से म्यू बराबर कितना हो गया, VD अपान E, या इससे आप लेंगे तुलना करेंगे तो ई टो अपान कितना हो गया, M हो गया। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, म्यू को ही गतिशीलता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। अब बच्चों इसके आधार पर आप परिभाषा लिख सकते हैं, किसी चालक की गतिशीलता चालक के इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। तो लिख सकते हो इसके फार्मूले के आधार पर, किसी चालक की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग एवं विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। अब बच्चों इसका मात्रक कितना हो जाएगा, बोलो। अब इसका मात्रक निकालेंगे। इसका ई का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समय का मात्रक कितना हो गया, सेकेंड। और द्रव्यमान का मात्रक कितना हो गया, किलोग्राम। तो बच्चों इसका मात्रक कितना हो गया, कूलाम का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड स्क्वायर प्रति किलोग्राम। बी में सूत्र कितना होगा इसका, बी में सूत्र होगा m पावर -1 l पावर 0 t पावर 2 और a पावर 1। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देख लिया अपवाह वेग और गतिशीलता। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।